हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन फटाफट में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट 4 की फॉरेन एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, उसके रेट क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट आएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं इन शॉर्ट में। तो ये क्या है, कन्वर्जन है। एक कंट्री की करेंसी जब दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट होती है, उसकी कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, लेन देन करना ना, आपने दिया उसके बदले आपको कोई चीज़ मिली है। और फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन करेंसीज में डील करना। तो 2 करेंसीज होती है, एक आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, दूसरी फॉरेन करेंसी होती है। तो जो नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो करेंसी आपके एक्सेप्टेबल होती है, लीगल टेंडर होती है, उसे हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। और नेशनल बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है उसे हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। तो जब डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होती है या एक्सचेंज होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, राइट। अब जैसे कि आप यूएस डॉलर को यूरो में स्वैप करते हैं, रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट, या फिर येन को यूरो में कर रहे हैं। तो किसी भी करेंसीज़ को जब आप एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, एक दूसरे से चेंज करते हैं, तो उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं रेट की। तो जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पे ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है, जिस रेट पे ये कन्वर्जन होता है, उसी रेट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब ये जो एक्सचेंज होगा, जो ये रेट डिटरमाइन हुआ है, वो एक्सचेंज, ये ट्रेडिंग, ये कहाँ पे होगी, एक मार्केट में होंगी। तो उस मार्केट को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो राइट, तो जो वो मार्केट जहाँ पे ये एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और आपको एक बता दें कि आपने कभी देखा है ऐसे नॉर्मल मार्केट, जैसे आप देखते हो ना कि फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, या ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे आपको कपड़े की शॉप मिलेंगी, ये यहाँ का मार्केट हो गया। तो कभी आपने देखा है कि ऐसे करेंसीज़ की डीलिंग के लिए कोई मार्केट हो गया कि जहाँ पे आपको डॉलर मिल रहा है, यूरो मिल रहा है, येन मिल रहा है, स्टर्लिंग मिल रही है। ऐसा कोई मार्केट तो होता नहीं है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, मींस जहाँ पे आपकी करेंसीज डील करेंगी, ट्रेडिंग होगी, उसी मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट होता है, ओटीसी मार्केट होता है, दैट इज़ ओवर द काउंटर मार्केट। अब ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है, जैसे बैंक, काउंटर पर डील करना, ओवर द काउंटर, तो काउंटर पर डील करना, तो दैट इज़ बैंक। तो बैंक में आप ये क्या करते हैं, ये डीलिंग को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या हो गया, कौन सा मार्केट हो गया आपका, बैंक हो गई, ओवर द काउंटर। तो इसे बैंक का टर्म नहीं कहते, ओटीसी मार्केट कहते हैं। क्लियर है। तो 3 चीज़ें हो गई। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्स करना, डोमेस्टिक टू फॉरेन, तो उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जिस रेट पे इन दोनों को कन्वर्जन होता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस जगह पे, जैसे ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी मार्केट, जिस मार्केट में ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है, उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को, या फॉरेन एक्सचेंज का ये जो चीज़ है, रेट है, वो कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ साथ में मैं आपको और बता दूँ, कोटिंग। तो कोटिंग कैसे होती है, फॉरेन एक्सचेंज ये जो रेट होती है उसकी कोटिंग होती है, डायरेक्ट कोट करते हैं या इनडायरेक्ट कोट करते हैं। तो 2 तरीके की कोटिंग होगी, एक होगी आपका डायरेक्ट कोट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या हो गया, जब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कोट कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़, तो ये कैसा क्या है, डायरेक्ट कोट हो गया। और इसको लिखते हैं रुपीज़ पर डॉलर इज इक्वल टू 73, राइट। अब इनडायरेक्ट कोट करना होगा तो कैसे होगा कि 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो मैं क्या कर दूंगी, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर। तो इस तरह की जब कोटिंग आएगी तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट करना, राइट। अब बैंक भी जब कोट करती है तो बिड रेट, आस्क रेट के थ्रू कोट करती है। फिलहाल हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सो फैक्टर्स में फर्स्ट लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से भी एक्सचेंज रेट आपका इफेक्टेड होता है। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपकी
प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में मनी की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस राइज हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो मनी की वैल्यू है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, मतलब आपका जो कन्वर्ज़न है, दूसरी करेंसी में कन्वर्ज़न है, तो वो भी जब मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो आपकी जो करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, दूसरी जो फॉरेन करेंसी है वो स्ट्रांग दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट अफेक्ट कर जाएगा। अब एक्सचेंज रेट को इस तरीके से समझिएगा कि जैसे कि आपके पास गोल्ड कॉइन्स और मेरे पास सिल्वर कॉइन्स है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए, मेरे सिल्वर कॉइन्स ले लीजिए। तो कैसे आप ले लेंगे, आप कहेंगे ठीक है एक सिल्वर कॉइन दे दो, मैं आपको एक गोल्ड कॉइन दे देता हूँ। नहीं, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे मेरी गोल्ड कॉइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड मतलब गोल्ड होता है और आपको तो सिल्वर है, तो ऐसे मैं कैसे एक्सचेंज कर लूँ। तो आप क्या कह रहे हैं, रेट फिक्स करते हैं, आपके 5 सिल्वर के बराबर मेरा एक गोल्ड कॉइन होगा। तो हमारा रेट क्या हो गया, 5:1। आप 5 सिल्वर देंगे तो हम क्या करेंगे, एक गोल्ड देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो सिल्वर की कॉइन है वो उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ है रैदर देन गोल्ड स्ट्रांग हो गई। तो हम जब करेंसी आपकी वीक होगी तो आपको ज़्यादा पे कर देने पड़ेगा अपनी करेंसी को, तब आप जाके दूसरी की करेंसी पा पाएंगे। तो जैसे मैंने 5 सिल्वर दिया तो मुझे एक गोल्ड मिला। अगर यही मेरे पास स्ट्रांग करेंसी होती तो शायद मैं एक देती और एक के बदले मुझे मिल जाती गोल्ड। मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन का रेट क्या होता है, इक्वलिटी पे होता है, पैरिटी पे होता है। इक्वल रेट डिसाइड करते हैं, ना आपका लॉस हो ना मेरा लॉस हो, तभी हम दोनों रेडी होंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी वही क्या कहलाता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इन्फ्लेशन की वजह से रेट इफेक्ट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रहेगा तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। जब वीक हो जाएगी तो रेट भी फ्लक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस। तो किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है वो उसके रेट को बहुत अफेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि जो भी फिजिकल पॉलिसीज़ आती हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती हैं। जैसे फिजिकल पॉलिसी टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल बनाती है, वहीं अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो RBI फॉर्मुलेट करती है। पर ये सब चीज़ें जो ये पॉलिसीज़ बनती है वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, कंट्री को देखते हुए होती है। तो जो गवर्नमेंट होती है उनसे ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस रहती हैं कि कभी कोई पॉलिसी ला रही है, कोई नया रूल ला रही है, FDI के लिए उन्होंने अपने बजट में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर्स दिखा दिए या लॉ बना दिया। तो उन सब चीज़ों से क्या होती है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है जो इनस्टेबल है, बार बार चेंज हो रही है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या गवर्नमेंट ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले रही है, तो उस केस में क्या होता है कि उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर है वही स्टेबल नहीं है। वो कभी कुछ डिसीजन ले रहा है, कभी कुछ डिसीजन ले रहा है, या कभी किसी की गवर्नमेंट आ जा रही है, कभी किसी की गवर्नमेंट आ जा रही है। तो क्या होता है, पूरी पॉलिसी चेंज हो जाने लगती है, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं आपकी। देन आ गया स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की वजह से एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है। अगर आप बात करें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की, तो वो कैसे स्टार्ट होता है कि जैसे सपोज करिए कि क्या करते हैं, किसी कंट्री की करेंसी को हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। करेंसी की जो वैल्यू है किसी कंट्री की, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, उस करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे। सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी, हम उस करेंसी को सेल करना शुरू कर देंगे इंटरनेशनल मार्केट में। जब करेंसी को हम कंटिन्यूअस सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में वो करेंसी अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। गुड्स की बात कर लो, जिस गुड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सो हम यहाँ पे स्पेकुलेशन में भी ऐसे करते हैं, जिसकी करेंसी की वैल्यू को फॉल करना होता है उस करेंसी को हम सेल करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। तो जब मार्केट में उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो प्राइस उसकी वैल्यू जो है अपने आप डिक्रीज़ हो जाए, फॉल कर जाएगी, राइट। इसी तरीके से अगर किसी की इंक्रीज़ करनी है वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि इस करेंसी फ्यूचर में ये राइज़ करने वाली है, तो हम फटाफट उस करेंसी को परचेज़ करना शुरू कर देंगे। अब जब हम परचेज़ करेंगे तो डिमांड राइज़ होगी, जब डिमांड होगी तो उस करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, हम मार्केट को अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम उसको सेल कर करके उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे रहे, तो वैल्यू डाउन हो जा रही है। हम ज़्यादा करेंसी फटाफट परचेज़ करके
स्टोर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, डिमांड हम आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो प्राइस क्या हो जा रही है, राइट हो जा रही है। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट हो जाता है। अब जिसका डिमांड होना शुरू हो जाएगा उसकी रेट भी अपने आप हाई होने लगेंगे। अचानक से ही मार्केट में सब कोई गोल्ड सिल्वर खरीदने लगे, गोल्ड कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगे हैं या गोल्ड की कॉइन्स बहुत है, तो इसको कैसे हम किसी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करें, तो गोल्ड को हम स्टोर करेंगे, हम सिल्वर में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हर कोई को ट्रांजैक्शन करने के लिए सिल्वर कॉइन चाहिए, तो अचानक क्या हो गया, सिल्वर की डिमांड बढ़ गई। अब किसी के पास सिल्वर नहीं है तो क्या कहेगा, भाई ऐसा है कि सामान खरीदने के लिए सिल्वर चाहिए, अब सिल्वर चाहिए तो सिल्वर अब कम हो जा रहा है क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी, तो क्या होगा, अब सिल्वर स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाएगी। तो ये इस तरीके से स्पेकुलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, करेंसी के रेट जो एक्सचेंज रेट है उसको आपका इफेक्ट डालते हैं उस पर। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, बीओपी। तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पे भी हमारा रेट डिसाइड होता है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल आते हैं वहाँ पे पैरिटी आती है। तो जब पैरिटी आती है तो उसी के बेसिस पे अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हमारा रेट भी फ्लैक्चुएट करना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी करेंसी में लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को क्या करना है, आपको पेमेंट करना है आपकी करेंसी में, तो वो क्या करेंगे, आपकी करेंसी की डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे। जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे, एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वहीं पे अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दे रहे हैं तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी, क्योंकि आपको अब पेमेंट करना पड़ेगा दूसरी करेंसी में, तो आपकी करेंसी थोड़ी वीक हो जाएगी। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट होगा आपका। दूसरी बात है, नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी कंडीशंस। अब मॉनेटरी कंडीशंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी क्रेडिट पॉलिसी हो गई या जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो आरबीआई फॉर्मुलेट करती है। अब सपोज़ करिए कि आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दे रही है। बैंक रेट को इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा कंट्रोल होगा। बैंक रेट क्या कर देगी, मान लीजिए बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगी, या फिर हम सीआरआर की बात कर लेते हैं, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या कर देगी, बैंक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दे रही है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो मान लीजिए सीआरआर इंक्रीज़ करेगी तो क्या हो जाएगा, बैंकों को कैश ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। जब कैश ज़्यादा रिजर्व रख देंगे तो वो बाहर मनी की सप्लाई भी उनकी कम हो जाएगी, मतलब वो लोन भी कम प्रोवाइड करेंगे पब्लिक के पास, तो मनी की सप्लाई कम होगी। जब मनी की सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी तो आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी, करेंसी स्ट्रांग होगी तो एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मॉनेटरी कंडीशंस होती हैं, मतलब बैंक जो जिस हिसाब से अपना रेट डिसाइड कर रही होती है, जो उनकी क्रेडिट का सप्लाई है या क्रेडिट जो कंट्रोल की पॉलिसीज अप्लाई कर रही होती है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट करता है। ओके, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ पे हमारा फैक्टर्स हो गया। अब हम देखते हैं कि फैक्टर एक्सचेंज के रिज़म क्या होते हैं। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिज़म क्या होता है, ये वो वे है जिसके हिसाब से अथॉरिटी क्या करती है, पूरे करेंसीज़ को या पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि रिज़म मतलब शासन या वे ऑफ डूइंग, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ये कन्वर्जन किस बेसिस पे होता है, रेट के बेसिस पे होता है। तो कैसे हम रेट डिसाइड करते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कैसे एक्सचेंज होगा आपका। तो 3 तरीके के रेट होते हैं बेसिकली। जैसे क्या क्या हो गया, एक तो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, और तीसरा पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, फॉरेन एक्सचेंज के रेट हो गए। अब हम एक एक करके समझते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या कहता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहता है कि ये जो रेट होता है करेंसी कन्वर्जन का, वो रेट कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्स डिसाइड करती है। मार्केट फोर्स मीन्स डिमांड और सप्लाई। तो करेंसीज की अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी, करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी तो एक्सचेंज रेट भी उसी बेसिस पे डिसाइड होगा, मतलब आपकी करेंसी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हमारी करेंसी जैसे अभी मान लीजिए $1 = 73 है, तो 73 है, अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो $1 = 20 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे। तो इसका ये क्या
डिनोट करेगा कि अब हमारी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू प्रेजेंट सिनेरियो। अगर अब वहीं पे उल्टा कर देते हैं कि $1 इज इक्वल टू 0.50 रुपीज़, 0.50, तो 0.50 का मतलब हो गया 50 पैसे। $1 आपको अगर चाहिए तो आपको कितने पैसे देने होंगे? सिर्फ 50 पैसे। इसका मतलब क्या हो गया? आप डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, है ना। कन्वर्जन रेट डिसाइड कर देता है। तो ये कैसे होता है? मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। तो जब हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, वो एक्सचेंज रेट किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? आपके मार्केट फोर्स पे, कि आपकी करेंसी की डिमांड कैसे चल रही है, सप्लाई कैसी है मार्केट में। तो उस हिसाब से हम आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देंगे। तो इस रेट में क्या होता है, कोई भी इस रेट को फिक्स नहीं करने वाला है, कोई गवर्न नहीं करेगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही हो कि नहीं रेट इतना ही रहेगा, $1 इक्वल टू इतने ही रुपए चलेंगे चाहे जो भी हो जाए। इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा। तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हमेशा फ्लोट करते रहता है, वैरी करते रहेगा। जैसे आज 73 है, कल 72 हो जाए, फिर 71 हो जाए नेक्स्ट डे, तो क्या हो रहा है? ये जो रेट है, कन्वर्जन रेट है, वो फ्लोट कर रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जैसे आपकी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे, तो उसे हम फ्लोट रेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ कैसे करती है। तो जैसे USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, ये लोग क्या करती हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रही हैं। इंडिया क्या करती है? मैनेज फ्लोट को करती है। मैनेज फ्लोट मतलब क्या हो जाता है कि फ्लोटिंग तो है, मतलब वैरी तो करेगा, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस फ्लोटिंग रेट को मैनेज कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से मेंटेन करें। तो मतलब कभी जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वीक हो रही है करेंसी आपकी, तो वो क्या करना शुरू कर देती है, आपकी डिमांड रेज करना शुरू कर देती है, फॉरेन करेंसीज को परचेज कर, मतलब रुपीज़ को एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगी, तो आपकी रुपीज़ की करेंसी मार्केट में डिमांड हो जाएगी पेमेंट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना शुरू करेगी। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट कोशिश करती है रेट को मैनेज करने के लिए। तो इंडिया का जो होता है मैनेज फ्लोट है, फ्लोट करेगा, वैरी करेगा टाइम टू टाइम, पर कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया जा रहा था इस रेट को। वही USA, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है फ्री फ्लोटिंग है, मतलब कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिज़ाइम क्या होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है अपनी करेंसी वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। कैसे? किस रेट से, जैसे कि मान लिया फॉरेन करेंसी है, तो उस करेंसी के कन्वर्जन में जो हमारी कंट्री की करेंसी जाने वाली है, उसका रेट कैसे डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड करेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते कि ऐसा है कि उस फॉरेन करेंसी के बदले हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी ही रहेगी। कोई मार्केट फोर्स नहीं, कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू वो क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी। इसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे करती है? पेग्ड के थ्रू हो जाती है कि जो बैंक है उसको फॉरेन करेंसीज का रिजर्व रख लेगी, गोल्ड रखती है, तो जो रखती है उसके बेसिस पे इसको फिक्स कर लेती है कि हमारे पास इतना है, और टाइम टू टाइम अगर वो फ्लैक्चुएट होने की कंडीशन में होती है तो उसको सेल कर देगी या डिमांड रेज कर लेगी। तो मतलब कंडीशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसको कोशिश ये करती है कि वो फिक्स्ड ही रहे। अब इस तरह का सिस्टम कौन फॉलो करता है? जैसे UAE हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गई, ये लोग फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं। थर्ड क्या हो गया हमारा? पेग्ड। तो पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या होता है, एक बैंड के वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। तो एग्जैक्टली ना तो ये फिक्स्ड है, एग्जैक्टली ना तो ये फ्लोट है। पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट इसमें क्या हो जाता है आपका, कि यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या कर देती है, एक बैंड के वैल्यू फिक्स कर लेती है और उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रही। जैसे सपोज करिए कि हमारी कंट्री ने कह दिया कि हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमेशा 60 to 70 के बीच में फ्लोट करेगा। अब हमने क्या कर दिया, एक पैक डिसाइड कर दिया। तो हम फ्लोट तो है 60 to 70, कभी 61, कभी 62, कभी 62.23, कभी 70, कभी 69 पॉइंट समथिंग, तो फ्लोट तो कर रहा, पर एक बैंड है, इसी रेंज के बीच में करेगा। तो इसी को हम कहते हैं पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट कहते हैं, कि यहाँ पे पैगिंग हो जाती है। ये एक्सचेंज कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट मेथड होता है कि पेग्ड फ्लोट में क्या कर देते हैं, पैगिंग अप, पैगिंग डाउन, कि जो आपका रेंज डिसाइड किया गया है उस रेंज में अगर वो आपका जो रेट है उस एक्सचेंज रेट से उस रेंज से ऊपर जा रहा है तो पेगिंग अप हो गया, उस जो रेंज आपका उससे नीचे चला गया आपका एक्सचेंज रेट तो पेगिंग डाउन हो गया। तो पेगिंग अप, पेगिंग डाउन, तो मेनली पेगिंग क्या हो गया आपका एक रेंज, कि आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट इतनी बैंड के बीच में ही वैरी करेगा। अब उससे ऊपर अगर आपका रेट पहुंच गया कभी तो पैगिंग अप, उस रेट से नीचे आपकी करेंसी की वैल्यू चली गई तो पैगिंग डाउन। तो जो अगर फ्री फ्लोट हुआ तो ऐसा हो सकता है, पर पैगिंग में हमेशा ट्राई किया जाता है कि हर कीमत पे आपका इसी के बीच में रहे।
तो उसी को मैनेज करती रहती हैं कंट्रीज़, अपना एक्सचेंज को सेल, मतलब आपकी करेंसीज़ को सेल करके या फिर परचेज़ करके इस हिसाब से उसको मेंटेन करती रहती हैं। सो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक तरीके से हाइब्रिड हो गया, क्योंकि फिक्स्ड भी है। फिक्स क्यों है कि आपको पता है कि इस रेट से इस रेट के बीच में ही आपका करेगा। फ्लोट भी है क्योंकि टाइम टू टाइम इस रेट के इस रेंज के बीच में वो वेरी भी करता रहेगा। सो ये इन दोनों का हाइब्रिड होता है। तो ये पूरा हो गया हमारा तीनों टाइप एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे होता है। इसके अलावा इसकी थ्योरीज भी हैं जिनके बेसिस पे, जैसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स की किस बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है कि कैसे होगा। जैसे इसमें आ जाता है मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी से इक्विलिब्रियम कहते हैं, फिशर्स इफेक्ट थ्योरी कहते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो होती है वो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी थी। परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की जो पावर है उसमें इक्वालिटी लाना। मतलब मान लीजिए आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, तो अगर आप 5 सामान खरीदना है, मैंने डिसाइड कर दिया कि एप्पल फ्रूट्स लेना है आपको, एप्पल, ग्रेप्स और ये 5 फ्रूट्स मैंने डिसाइड कर दिए, और मैंने बोला कि आपकी कंट्री में ये फ्रूट्स कितनी करेंसी में मिल जाएंगे और वही फ्रूट्स मेरी कंट्री में कितनी करेंसी में मिल जाएंगे। तो परचेजिंग पावर, तो ये अब जितने में आपके में मिले जितने में मेरे यहाँ मिले वो इक्वल हो गया। तो मतलब इतना खरीदने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। तो परचेजिंग, इसकी पावर, परचेज करने की पावर कितनी है उसमें इक्वलिटी लाना। तो ये जो है गस्टो कैसल ने दिया था, 1920 में दिया था गस्टो कैसल ने, और ये कहते हैं कि एक बास्केट में आप कितना खरीद सकते हो और हम कितना खरीद सकते हैं। जितना आप खरीदोगे जितना हम खरीदेंगे, और जो रेट होगा वही हमारी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देती है। दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। और ऐसे ये सारी थ्योरीज हैं, बट टाइम लिमिट की वजह से हम बाकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट ये आपका ओवरऑल है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।